बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण क्या है? ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे पढ़ते हैं, अध्यापक ने छात्रों को व्याकरण की विषय में बताया। छात्रों ने उसे समझा। फिर अध्यापक ने उन्हें हल करने के लिए प्रश्न दिए। छात्रों ने प्रश्न को पढ़कर उनके उत्तर लिखे और अध्यापक को दिखाया। अध्यापक ने उत्तर पढ़ी और उन्हें अंक दिए। यहाँ विचारों को अलग अलग प्रकार से दूसरों तक पहुंचाया गया है। जैसे अध्यापक ने छात्रों को व्याकरण के विषय में बताया बोलकर। अध्यापक ने छात्रों को कैसे पढ़ाया था? बोलकर। दूसरा, छात्रों ने उसे समझा। कैसे समझा? सुनकर। तीसरा, अध्यापक ने प्रश्न दिए। कैसे दिए? लिखकर। कैसे दिए? लिखकर। छात्रों ने प्रश्न को समझा किस प्रकार? पढ़कर। छात्रों ने प्रश्न को समझा पढ़कर। छात्रों ने उत्तर दिए लिखकर। किस प्रकार उत्तर दिए छात्रों ने? लिखकर। अध्यापक ने छात्रों के उत्तर को समझा पढ़कर। कैसे करा? पढ़कर। फिर उसके बाद अध्यापक ने छात्रों को अंक दिए। किस प्रकार दिए अंक? लिखकर। किस प्रकार दिए? लिखकर। अर्थात इस प्रकार बोलकर, सुनकर, पढ़कर या लिखकर आदि तरह से अपने विचारों को जब हम प्रकट करते हैं उसी को हम भाषा कहते हैं। चाहे हम अपने मन के भावों को बोलकर प्रकट करें, चाहे सुनने के बाद, समझने के बाद लिखकर प्रकट करें, तो वही हमारा भाषा का रूप कहलाता है। तो चलते हैं हम इसे परिभाषा के माध्यम से। बोलने और लिखने का वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरे के भाव को समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है, उसे ही हम भाषा कहते हैं। जैसे भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा होती है बोली तथा सुनी जाने वाली भाषा ही मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे मंच पर भाषण देना, कोई अधिकारी है, नेता है या फिर अध्यापक है, तो वो क्या करते हैं? मंच पर भाषण देते हैं। कैसे? बोलकर। वही अपने मन को बोल करके प्रकट करते हैं, तो वह भाषा का मौखिक रूप ही कहलाता है। उसी प्रकार टेलीफोन पर बातें करना, आपस में एक दूसरे से वार्ता करना अर्थात बातचीत करना भी भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। ठीक है, फिर पढ़ते हैं भाषा का दूसरा रूप लिखित भाषा। लिखित तथा पढ़ी जाने वाली भाषा को हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे हमने कोई भाषा, कोई हमारे अध्यापक ने हमको कोई काम दिया तो हमने क्या किया? उसको सुना, उसको पढ़ा और फिर लिखकर प्रस्तुत किया, तो वह भाषा का लिखित रूप होता है। जैसे प्रश्नों का उत्तर हम किस रूप में देते हैं? लिखकर। अध्यापक जब बोर्ड पर कुछ पढ़ाता है तो वो किस तरह पढ़ाता है? लिखकर। और यदि रास्ते में कोई सूचना बोर्ड पर लगी होती है तो वो किस प्रकार होती है? लिखित रूप में होती है, तो वही भाषा का लिखित रूप कहलाता है।
तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको भाषा के दो रूप समझाए हैं, मौखिक और लिखित भाषा। अब चलते हैं आगे, हमारी राष्ट्रभाषा। तो बताइए हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी। 14 सितंबर 1949 को यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यही हमारे देश में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। इसकी लिपि देवनागरी है। इसे एक वैज्ञानिक भाषा माना जाता है। तो बच्चों 14 सितंबर को 1949 में एक घोषणा की गई थी कि उस दिन राष्ट्रभाषा हिंदी घोषित की गई थी। तो क्या हुआ था? उस दिन 14 सितंबर को हम राष्ट्रभाषा हिंदी के रूप में यह दिवस मनाते हैं। फिर है भारत में हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाएं व बोली व समझी जाती हैं। कुछ प्रमुख राज्यों की भाषाएं नीचे दी गई हैं, जैसे भारत के राज्य, और दूसरी तरफ है उनकी मुख्य भाषाएं। भारत में राज्य हैं जैसे कर्नाटक, कर्नाटक की भाषा है कन्नड़। गुजरात, गुजरात की भाषा है गुजराती। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की भाषा है मराठी। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की भाषा है तेलुगु। असम, असम की भाषा है असमिया। केरल, केरल की भाषा है मलयालम। फिर है पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल राज्य की भाषा है बंगाली। तमिलनाडु, तमिलनाडु की परिभाषा है तमिल। उसी प्रकार राजस्थान, राजस्थान की परिभाषा है राजस्थानी। पंजाब, पंजाब की परिभाषा है पंजाबी। इसी प्रकार विश्व के अनेक देशों की भी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं, जैसे जापान, जापान क्या है? देश है जिसकी अलग भाषा है जापानी। भारत के राज्यों के भी भाषाएं अलग है। उसी प्रकार हमारे विश्व में जो देश है उनकी भी सबकी अलग अलग भाषाएं हैं, जैसे चीन, चीन की भाषा चीनी। रूस, रूस की भाषा रूसी। इंग्लैंड, इंग्लैंड की भाषा अंग्रेजी। स्पेन, स्पेन की स्पेनिश। फ्रांस, फ्रांस की फ्रेंच। और इटली, इटली की है इटालियन। तो बच्चों यहाँ पर जैसे आपको बताया गया कि भारत के राज्यों और देशों की भाषाएं भी अलग होती हैं। ठीक है, ये आपको समझ आया है। अब चलते हैं एक नए टॉपिक पर जिसका नाम है लिपि। भाषा को लिखने की विधि ये लिपि कहलाती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। जैसे का, खा, गा, जो भी हम लिखते हैं वो लिपि के अनुसार ही लिखते हैं। और हमारी हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन, जिसे हम कैसे लिखते हैं? ABCD लिखते हैं अल्फाबेटिक। तो वही कौन सी लिपि है? रोमन। उसी तरह पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी, और उर्दू भाषा की लिपि है अरबी या फिर फारसी। तो यहाँ पर कुछ भाषाएं हैं और उनकी लिपियां हैं, तो इसको पढ़ते हैं। जैसे हिंदी, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की रोमन, फ्रेंच की रोमन, रूसी की रूसी, मराठी की देवनागरी, और बुल्गेरियन की है रूसी। फिर पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी, अरबी, अरबी की भी फारसी,
नेपाली, नेपाली की भी देवनागरी, और पॉलिश की है रोमन, बंगाली की बांग्ला, जर्मन की रोमन। तो बच्चों यहाँ पर जैसे भाषाएं हैं और भाषाओं की लिपियां हैं जो अभी हमने पढ़ी। अब चलते हैं नए टॉपिक पर, व्याकरण। हम जानते हैं कि भाषा वर्णों, शब्दों और वाक्यों से मिलकर बनती है। पहले भाषा करने के लिए हमें वर्ण बनाने पड़ेंगे, फिर शब्द और फिर वाक्य। उसी प्रकार फिर उनको शुद्ध रूप करना है तो वही व्याकरण बन जाती है। इन्हें लिखने के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को ही हम व्याकरण कहते हैं। जैसे हम परिभाषा के माध्यम से जानते हैं, किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना व लिखने के नियमों का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के नियम के अनुसार लिखी भाषा ही शुद्ध कहलाती है। ठीक है, जैसे हम उदाहरण के आधार पर समझते हैं, अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य क्या है? जैसे हमारे पास एक वाक्य है, यदि उनके आगे पीछे कर दिया जाए तो वह शब्द ना सुनने में अच्छा लगेगा और ना बोलने में, उसी को हम अशुद्ध वाक्य कहते हैं। जैसे रहा है पढ़ विशाल, क्या यह वाक्य आपको अच्छा लग रहा है सुनने में? तो अब इसको हम शुद्ध करते हैं, विशाल पढ़ रहा है। तो यह हमारा वाक्य क्या है? शुद्ध है, जो सुनने में और समझने में बहुत अच्छा है। इसी प्रकार है मैं रिया बैठी कमरे में, तो इसको शुद्ध करेंगे, रिया कमरे में बैठी है। क्या है? रिया कमरे में बैठी है। तो ये वाक्य में कैसा लग रहा है? सुनने में और बोलने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। यद्यपि पहले वाक्य और दूसरे वाक्य में वही शब्द है, किंतु उन्हें सही नियम के अनुसार न रखने के कारण पहला वाक्य अशुद्ध है और उसको सही क्रम में लगने से ही वही वाक्य हमारा शुद्ध बन जाता है। जैसे व्याकरण के नियमों का पालन अति आवश्यक है। व्याकरण के भाग, व्याकरण के कितने भाग होते हैं? तो व्याकरण के निम्नलिखित 3 भाग होते हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार और नंबर 3 वाक्य विचार। यदि हमारा वर्ण सही क्रम में लगा होगा तो हमारा सही शब्द बनेगा, और यदि हमारा शब्द सही क्रम में लगा होगा तो हमारा सही वाक्य बनेगा। तो व्याकरण किन 3 नियमों पे काम करता है? वर्ण, शब्द और वाक्य। तो बताइए बच्चों, आज हमने इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा है भाषा की भाषा किसे कहते हैं। अपने मन के विचारों को प्रकट करना भाषा कहलाता है। दूसरा, हमने सीखा लिपि, हमारी भाषा की लिपि क्या है। और तीसरा सीखा हमने व्याकरण, व्याकरण में किन नियमों पर काम करती है। जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो मुझे लगता है बच्चों यह पाठ आपको आज अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।